यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूपी पीसीएस का हम लोग यहाँ पर टेस्ट देख रहे थे, अपना चैनल है यूकेटी यूपीएससी नॉलेज ट्रैक, ठीक है। तो टेस्ट यहाँ पर हम लोग चौथा देख रहे थे। चौथे में हम लोग ने यहाँ पर पार्ट 1 कवर कर लिया था, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, इंडियन इकोनॉमी, इसको लेके यहाँ पर जो टॉपिक दे रखे हैं सभी टॉपिक पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। और भी इसकी ज़्यादा और भी मतलब इसके बाद टॉपिक हैं जो यहाँ पर इसमें नहीं देख, अभी इसमें ऐड किया मैंने बाहर, मतलब इतना ही फ्रंट पे मैंने लगाया। बाकी क्वेश्चन तो 150 मतलब इसके 150 क्वेश्चन होंगे ना, तो काफ़ी ज़्यादा टॉपिक इसके होंगे। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने आपको यहाँ पर फ्रेम करके दिखाए हुए हैं, और यूपी पीसीएस का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर पूरा कर रहे हैं, ठीक है। आते स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 76 तक कर चुके थे, 77 से स्टार्ट करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन यहाँ से 77 से, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्केट से भी टेस्ट आप परचेज कर सकते हो, है ना। भवेश फोटो स्टेट से दिल्ली है, यहाँ पर दिल्ली में मुखर्जी नगर, यहाँ पर करोल बाग है, वहाँ पे अवेलेबल है, परचेज कर सकते हो आप, ठीक है। आते स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 77 से, देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोले आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात सितंबर 25 तक घटकर कई यहाँ पर दशकों के निचले स्तर पर आ गया है। कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 77 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये क्या होगा? 2.2% इसका सही आंसर होगा, ठीक है। कितना होगा? 2.2% सही आंसर इसका, क्योंकि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में स्वास्थ्य और अभूतपूर्व में सुधार देखा गया था। और आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात सितंबर 25 तक घटकर 2.2 कई दशकों के नीचे आ गया है, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 78। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई 2025 के बारे में विचार करना है। पहली बात है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद कार्यक्रम ऑक्सफोर्ड गरीबी मानक विकास पहल के द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। देखो जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2025 में 3 आयामों स्तंभ जो है इसके स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन पर यहाँ पर बहुआयामी गरीबी को मापता है। सेकंड बात भी सही है। तीसरा बोला है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2025 जिसका शीर्षक है कि ओवरलैपिंग हार्डशिप, पॉवर्टी एंड क्लाइमेट हैजर्ड्स है, और बहुआयामी गरीबी डेटा अत्यधिक गर्मी, सूखा, बाढ़ और प्रदूषण जैसी जो जलवायु स्तर से यहाँ पर प्रस्तुत करता है। तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है। 78 का आंसर 1, 2, 3 डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79। केंद्रीय बजट जो है 2025-26 को राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का निर्धारित किया गया है कितना, जो वित्त वर्ष 24-25 के 4.8 को संशोधित अनुमान के कम होगा। आंसर हो जाएगा 79 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये हो जाएगा 4.2% यहाँ पर सही आंसर होगा। 80 नंबर है, केंद्रीय बजट 2025-26 में के तहत किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत ऋण सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? ऋण सीमा को बढ़ाकर कर दिया गया कितना? 5 लाख रुपए कर दिया गया। कितना? 5 लाख कर दिया गया। और किसानों को समय पर सस्ती ब्याज दर ऋण उपलब्ध कराना, ठीक है। और उसके बजट संशोधनों के तहत केसीसी के माध्यम से किसान दी जाने वाली संपार्श्विक मुक्ति को देयती और ऋण सीमा को अपग्रेड दायरे को 5 लाख तक करना। करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन 81 है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो है उसके बारे में कि 81 का कि इसमें भारत का स्थान था क्या? 81 का आंसर हो जाएगा भारत का स्थान यहाँ पर सही आंसर 38वां, 38 इसका आंसर होगा, ठीक है। 2025 में भारत ने अपनी वैश्विक स्थिति में सुधार देखते हुए 38वीं रैंक हासिल की थी, और भारत ने निम्न मध्यम आय वाले देशों की श्रेणी और मध्य व दक्षिणी एशियाई देशों में नवाचार को लेकर के शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। क्वेश्चन नंबर 82। नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। योजना आयोग के स्थान पर जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई थी। पहली बात क्या होगी? पहला स्टेटमेंट 82 का यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, योजना आयोग के विपरीत नीति आयोग के पास राज्यों को धन आवंटित करने की शक्ति है। सेकंड बात गलत है, क्योंकि नीति आयोग के पास राज्यों को धन योजना को आवंटित करने की कोई शक्ति नहीं होती है। यह केवल बौद्धिक और रणनीतिक सलाहकार संस्था होती है। इसकी शासी परिषद सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल शामिल होते हैं। ये करेक्ट है। 1 और 3 करेक्ट होगा। आंसर क्या होगा? आंसर यहां से 1 और 3 करेक्ट है, तो आंसर यहां से आपका हो जाएगा ए नंबर करेक्ट है ना। ए यहां से इसका 82 का सही आंसर हो जाएगा। 83 आते हैं। 83 नंबर है, केंद्रीय बजट 2025-26 कि बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा
54% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? ये कर दिया गया कितना? आंसर हो जाएगा 783 का करेक्ट आंसर यहाँ से 100% कर दिया गया है ना। डी यहाँ से करेक्ट आंसर। भारत सरकार ने बीमा क्षेत्र के दीर्घकालिक विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए बीमा पैठ को बढ़ाने के लिए उद्देश्य से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा को स्वचालित मार्ग के तहत बढ़ाकर 100% कर दिया और इसमें पहले इस क्षेत्र की स्वचालित सीमा 74% थी। आंसर 83 का डी करेक्ट है। 84 आते हैं, निम्नलिखित में से मुद्रा बाजार के संसाधनों को उनके प्राथमिक जारीकर्ता के साथ मिलान करना है। पहला यहां से साधन और इसे जारीकर्ता कौन होगा? पहली बात है ट्रेजरी बिल। 84 ट्रेजरी बिल क्या होगा? ये हो जाएगा आपका भारत सरकार का, है ना। भारत सरकार ये की ओर से केवल आरबीआई द्वारा जारी किया जाने वाला अल्पकालिक ऋण साधन है जो 91, 182 और 364 दिन के लिए यहाँ पर जारी करती है। ये राज्य सरकारें टी बिल जारी नहीं कर सकती हैं, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। जमा प्रमाण पत्र जो जाएगा ये 1 नंबर पे आएगा, है ना। क्या आएगा? 1 नंबर पे। तो वाणिज्यिक बैंक, ठीक है। थर्ड है वाणिज्यिक पत्र। क्या होगा? वाणिज्यिक पत्र जो है यह कमर्शियल पेपर, ये 3rd नंबर पे हो जाएगा। कॉर्पोरेट फर्म, राइट। और कॉल मनी जो है अंतर बैंक क्षेत्र ऋण। करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा? A2, B1, C3, D4। करेक्ट आंसर ए सही है 84 में। 85 आते हैं, नंबर 84 हो गया। 85 नंबर है मौद्रिक नीति समिति के बारे में विचार करना, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में देखते हैं इसको 85 को। पहली बात है मौद्रिक नीति समिति का गठन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत किया गया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट है 85 का पहला सही है। सेकेंड, मौद्रिक नीति समिति भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर सहित 6 यहाँ पर क्या होते हैं इसके सदस्य होते हैं। सेकेंड बात क्या है? सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, मौद्रिक नीति समिति के प्राथमिक उद्देश्य मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आर्थिक आवश्यक नीतिगत रेपो को निर्धारित करना होगा, सही है। चौथी बात, मौद्रिक नीति समिति के निर्णय केंद्रीय मंत्री द्वारा लिए जाते हैं जिनके पास मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत होता है। चौथी बात क्या होगी? गलत है। 1, 2, 3 करेक्ट है, आंसर है सही है। 86 आते हैं, 86 नंबर है आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार भारत का ब्याज क्षेत्र के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, पहली बात बोला है कि वित्त वर्ष 25 में भारत का कुल निर्यात रिकॉर्ड कितना 825.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, जिसमें साल दर साल 6.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। 86 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड, वित्त वर्ष 25 से निर्यात में 13.6% की वृद्धि के साथ साथ 387.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ सर्वकालिक उच्च स्तर को छू गया है, यह भी करेक्ट है। तीसरा है वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में भारत का चालू घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 1.3 था। तीसरा क्या होगा? तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीनों बातें सही है। आंसर क्या होगा? 1, 2, 3 सी यहाँ से आंसर होगा। 87 है भारत के लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के बारे में विचार करना है। यहाँ पर अभी कथन दे रखा है और कारण दे रखा है। पहली बात है भारत के मौद्रिक नीति ढांचे में संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हेडलाइन मुद्रास्फीति माप के रूप में काम करता है, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक अभी भी मुद्रास्फीति के दबाव का आकलन करते समय हेडलाइन सीपीआई पर देख सकती है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट है यहां से क्या हो जाएगा? करेक्ट है। सेकेंड, मौद्रिक नीति समिति कानूनी रूप से खाद्य और ईंधन की वस्तुओं को छोड़कर कोई सीपीआई मुद्रास्फीति को ठीक 4% पर बनाए रखने के लिए बाध्य है और इस बिंदु पर से किसी भी विचलन को मौद्रिक नीति सफलता के रूप में मनाता है। सेकेंड बात गलत है। सेकेंड यहाँ से क्या होगी? गलत है इसकी। क्यों? क्योंकि मौद्रिक नीति समिति जो होती है एमपीसी कानूनी रूप से कोर मुद्रास्फीति को नहीं बल्कि हेडलाइन जो होती है सीपीआई इसको 4% के बैंड के साथ यहाँ पर यानी 2 से 6% के बीच यहाँ पर बनाए रखने के लिए बाध्य होती है। आंसर क्या होगा? सी करेक्ट यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 88 25.8 स्कोर के साथ गंभीर श्रेणी में वर्गीकृत वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान यहाँ पर 88 का सही आंसर यहाँ से 123 से 102। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है 88 का। आगे आते हैं क्वेश्चन 89 केंद्रीय बजट 2025-26 है, उसमें धारा 87A के तहत आयकर को छूट को बढ़ाया गया ताकि कब तक या कितने रुपए तक की सुध
कर योग वाले आय व्यक्ति को देयता शून्य हो जाएगी। आंसर है 9 हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ से ये 12 लाख रुपए तक की सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90, केंद्रीय बजट 25-26 में संशोधित सूक्ष्म लघु और मध्यम वर्गीकरण के संबंध में विचार करना है। मध्यम उद्यमों के लिए निवेश सीमा को बढ़ाकर 125 करोड़ रुपए किया गया है। 90 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड, मध्यम उद्यमों के लिए टर्नओवर सीमा को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए रखा गया है। सेकंड बात भी सही है। तीसरा, एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी कवर को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। सेकंड, तीसरी बात गलत है और गलत नहीं, तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों स्टेटमेंट यहां से सही है। आंसर क्या होगा? आंसर यहां से हो जाएगा इसका करेक्ट जो होगा 1 2 3, तो सही आंसर डी करेक्ट होगा 90 का। 91 है 7 निश्चय 3 रोड मैप द्वारा निर्देशित बिहार बजट 2026-27 में राजकोषीय जो घाटा है उसके लक्ष्य को सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का लगभग निर्धारित किया गया कितना? आंसर हो जाएगा 91 का करेक्ट आंसर ये निर्धारित किया गया 2.99%, बी यहां से सही आंसर होगा। 92 नंबर है क्वेश्चन, इसमें बोला है उत्पादन संवर्धन जो प्रोत्साहन है उसके बारे में क्वेश्चन नंबर दे रखा है, देखते हैं इसको। इसमें बोला है कि ये जो है ये निर्माता के आधार पर किसके आधार पर मुख्य रूप से प्रोत्साहन करेगी, निर्माता को किसके आधार पर प्रोत्साहन करेगी पहला योजना? आंसर हो जाएगा 92 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये करेगी सी, बेस लाइन और ऊपर की वृद्धिशील उत्पादन को लेकर। करेक्ट आंसर सी। 93 नंबर, भारत में ट्रेजरी बिल टी बिल के संबंध में निम्नलिखित में से विचार करना है कथनों पर। ट्रेजरी बिल भारत में सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले अल्पकालिक ऋण साधन होते हैं। अभी मैंने ऊपर आपको बात बताई थी। पहली बात क्या करेक्ट है? सेकंड यहाँ से इन्हें छूट पर जारी किया जाता है और परिपक्वता पर अंकित मूल्य पर भुना जाता है। सेकंड बात क्या है? करेक्ट है। भारत में ट्रेजरी बिल 91, 182 और 364 डेज की परिपक्वता अवधि के लिए जारी करते हैं। ये भी करेक्ट है। आंसर 1 2 3 ए करेक्ट होगा। 94 नंबर है निम्नलिखित में से घाटे कौन की सही परिभाषाओं के हिसाब से सम्मिलित करना है। घाटे के प्रकार और यहाँ पर सूची जो परिभाषा है उसके हिसाब से देखते हैं इसको। पहला यहां से राजस्व घाटा 94। राजस्व घाटा क्या होगा? ये हो जाएगा आपका राजस्व प्राप्तियां, है ना, राजस्व प्राप्तियां। अगला हो जाएगा आपका राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा जो हो जाएगा आपका ये कुल व्यय कुल प्राप्तियां उधार को छोड़कर। उसके बाद प्राथमिक घाटा आपका हो जाएगा क्या? राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। और पूंजीगत घाटा क्या होगा? पूंजीगत घाटा हो जाएगा आपका ये पूंजीगत व्यय माइनस पूंजीगत प्राप्तियां। करेक्ट आंसर यहां से 94 का ए करेक्ट है। 95 नंबर आते हैं। 95 नंबर है कथन है और कारणार्थ, देखते हैं इसको। भारत में हरित क्रांति पूर्वी भारत की तुलना में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में सफल रही है अधिक। पहला क्या होगा 95 का स्टेटमेंट? पहला स्टेटमेंट यहां से करेक्ट है। सेकंड, पूर्वी भारत में अधिक उपज देने वाले बीजों को अपनाने के लिए जरूरी सिंचाई, बुनियादी ढांचे और संस्थागत उपयोग की कमी थी। सेकंड क्या होगा? सेकंड यहां से ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। दोनों बातें यहां से इसकी सही है। आंसर क्या होगा? एक और दो दोनों से इसकी व्याख्या भी करते हैं। क्वेश्चन 96 है बिहार में मखाना का उत्पादन भौगोलिक रूप से किस क्षेत्र में केंद्रित किया गया है? बताओ। बिहार का जो मखाना उत्पादन है ये भी हाल ही में न्यूज में था, तो किस क्षेत्र को लेकर केंद्रित किया गया है? बताओ क्षेत्र। इस क्षेत्र काफी इंपॉर्टेंट था, न्यूज में था। आंसर क्या होगा? 96 का आंसर हो जाएगा मिथिलांचल क्षेत्र इसका आंसर है। ठीक है। और ये मखाना जो है भारत सरकार को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग भी यहाँ पर प्रदान किया जा चुका है और कोसी सीमांचल क्षेत्र भी मखाना यहाँ पर उत्पादन करता है। ठीक है, याद रखना है। आगे आते क्वेश्चन 97 नंबर। 97 बोला है कि क्वेश्चन है आरबीआई की तरलता समायोजन सुविधा एलएएफ के बारे में नीचे दिए गए कथन पर विचार करना है। पहली बात है ये बोला है कि एलएएफ के तहत बैंक रेट पर आरबीआई से उधार ले सकते हैं। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहां से करेक्ट हो जाएगा। सेकंड, बैंक अपनी अतिरिक्त लिक्विडिटी के पास स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट पर जमा करता है। तीसरा, मार्जिनल स्टैंड फैसिलिटी रेट को रेपो रेट से 25 बेसिस पॉइंट नीचे तय किया गया है। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी क्योंकि इस सीमांत स्थायी सुविधा यानी एमएसएफ जो होता है ये दर हमेशा रेपो दर से ऊपर होती है, नीचे नहीं होगी। ये गलत हो जाएगी बात। 1 2 सिर्फ इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन
98 नंबर है मालनोबिस दो क्षेत्रीय मॉडल जिसने भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मार्गदर्शन किया था, निम्नलिखित में से किससे तीव्र विकास पर जोर दिया इसने? आंसर हो जाएगा 98 का करेक्ट आंसर। इसने पूंजीगत वस्तुएं और भारी उद्योग पर क्या है, काफी जोर दिया है। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 99 नंबर। आर्थिक विकास सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 25 में भारत का एफडीआई प्रवाह लगभग $डॉलर कितना था, कितने बिलियन था, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 13% से अधिक था। कितना? 99 का जो आंसर हो जाएगा ये था 64.7 बिलियन। बी यहां से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार काउंटर फिलिंग ड्यूटी के बारे में विचार करना है कि बेअसर करने के लिए लगाई जाती है किस पर? आंसर हो जाएगा 100 का करेक्ट आंसर। ये लगाई जाती है जो निर्यातक होते हैं उसके विदेशी जो सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी पर। बी क्या होगा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 101 है सेबी इंडेक्स डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के बारे में विचार करना है, बताना है आपको। पहली बात है पहले से बोला है कि स्टॉक एक्सचेंज के सभी सेक्टोरल इंडेक्स को साप्ताहिक एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स पेश करने की अनुमति होती है ना? गलत है। जबकि यहाँ पर प्रत्येक स्टॉक एक्सचेंज में केवल बेंचमार्क इंडेक्स पर साप्ताहिक एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स करने पर पेश कर सकता है। ये हमारा सेबी इंडेक्स का डेरिवेटिव ट्रेडिंग को लेकर के संशोधित नियम की एक विशेषता बताता है। तो बी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे आते हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन 102। केंद्रीय बजट 25-26 में पूंजीगत व्यय के लिए कितने लाख रुपए करोड़ जीडीपी का 3.1% निर्धारित किया गया है? आंसर हो जाएगा 102 का करेक्ट आंसर। ये निर्धारित किया गया है 11.21 लाख करोड़, 11.21 लाख करोड़ बोल सकते हो। आंसर यहाँ से सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जो है उसके भारत के रोजगार आंकड़ों के लिए किस पूर्व सर्वे की जगह लिए? आंसर हो जाएगा 103 का करेक्ट आंसर। इसने जगह लिए एनएसएसओ बेरोजगार सर्वेक्षण इसकी। ठीक है, 103 का बी यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 104 नंबर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है इसमें बोला भारत में थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई के बारे में विचार करना है। डब्ल्यूपीआई के आर्थिक सलाहकार कार्यालय उद्योग और आंतरिक जो व्यापार है उसमें संवर्धन विभाग जो है, ठीक है, उसके संकलित द्वारा जारी किया जाता है। पहला क्या होगा? 104 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, डब्ल्यूपीआई श्रृंखला का आधार वर्ष 2011-12 है और इसमें प्राथमिक वस्तुएं ईंधन और बिजली तथा विनिर्मित उत्पाद शामिल है, ये भी करेक्ट है। तीसरा, डब्ल्यूपीआई में थोक स्तर पर वस्तुएं और सेवाएं दोनों शामिल होती हैं जिससे ये सीपीआई कंबाइंड की तुलना में अधिक व्यापक हो जाती है। तीसरी बात गलत है क्योंकि डब्ल्यूपीआई में केवल वस्तुओं की कीमतों को शामिल किया जाता है, इसमें यहाँ पर सेवाओं या सर्विसेज को शामिल नहीं होता है, ये गलत होगा। डब्ल्यूपीआई की वैधानिक मुद्रास्फीति लक्ष्य जिसका उपयोग भारत के लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे के तहत मौद्रिक समिति को नीति द्वारा किया जाना, ये बात गलत है भी क्योंकि भारत में लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के तहत मौद्रिक समिति की नीतिगत दरें जो होती है तय करने के लिए संयुक्त जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है उसका उपयोग वैधानिक लक्ष्य के रूप में करती है, डब्ल्यूपीआई का नहीं करेगी। ठीक है, तो सिर्फ 1 2 करेक्ट यहाँ से इसका 104 का। आगे आते 105 नंबर। 105 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि आईएमएफ जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2026 में वैश्विक यहाँ पर जीडीपी का वृद्धि अनुमान लगाया गया कितना? आंसर हो जाएगा 105 का करेक्ट आंसर ये लगाया गया है 3.3%। ठीक है, 106 नंबर है भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र के बारे में। भारत में एसईजेड का संचालन एसईजेड अधिनियम 2005 के तहत किया जाता है। पहली बात यहाँ से क्या होगी? करेक्ट है। सेज में स्थित इकाइयों के लिए शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जक होना अनिवार्य होता है, करेक्ट है भी। तीसरा है किसी सेज का विकास आयुक्त अर्ध निकाय शक्तियों का प्रयोग करता है, ये भी बात करेक्ट है। तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है सेज के बारे में। आंसर 1 2 3 करेक्ट है। ठीक है, सी यहाँ से सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 107 यहाँ से इसमें बोला है अवधारणा और यहाँ पर इसका विवरण। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 में देखते हैं इसको। यहाँ पे पहली बात बोला है कि बाजार मूल्य पर जीडीपी ये क्या होती है तो बताना है। देखो बाजार मूल्य पर जो जीडीपी होगी है ना, ये क्या हो जाएगा? ये आपका जो घरेलू सीमा के भीतर बाजार मूल्यों पर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं की सेवाओं का मूल्य होता है, करेक्ट है। सेकंड, बाजार मूल्य पर एनडीपी जो होता है, बाजार मूल्य पर एनडीपी जो होता है ये क्या होगा? बाजार मूल्य पर एनडीपी मतलब नेट
जो हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, सकल घरेलू उत्पाद में उत्पादन के दौरान होने वाली जो संपत्ति है उसकी क्या होती है, गिरावट या जो उसकी मूल्यह्रास है उसको घटाने से प्राप्त होती है। तो बात भी करेक्ट है। तीसरा, जीएनपी क्या होती है? देखो जीएनपी जो है ये जीडीपी में विदेशों से प्राप्त जो शुद्ध आय है उसको जोड़ने से प्राप्त राशि, ये भी करेक्ट हो जाएगा। और चौथा है व्यक्तिगत आय। व्यक्तिगत आय जो होता है ये क्या होता है? ये कारक लागत, एनएनपी, कारपोरेट कर और अवितरित आय, सामाजिक सुरक्षा, अंशदान घटाने तथा हस्तांतरण भुगतान को जोड़ने से राशि प्राप्त होती है। करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा? A1, B2, C3, D4। करेक्ट आंसर यहाँ से A1, B2, C3, D4, ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 108। 108 में बोला है आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में बागवानी उत्पादन फसल लगभग कितने लाख मीट्रिक टन था जो खाद्यान्न उत्पादन से अधिक था? कितना था? आंसर हो जाएगा 108 का करेक्ट आंसर ये 362 लाख मीट्रिक टन था। कितना था? 362 लाख मीट्रिक टन, एमटी मतलब मीट्रिक टन। ठीक है, और ये भारतीय कृषि में पिछले कुछ वर्षों में एक संरचनात्मक बदलाव जो है देखा जा रहा है। और यहाँ बागवानी जो फसल है, सब्जियां फसलें है ना, उसका उत्पादन भी पारंपरिक खाद्यान्न उत्पादन से पीछे छोड़ा गया है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 109। हाल ही में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है। इसका मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा कारक है? 4 ऑप्शन में बताना है। इसका जो मुख्य कारक है ये हो जाएगा क्या? करेक्ट आंसर इसका मुख्य कारक हो जाएगा कि जो कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और पूंजी का बहिर्प्रवाह अमेरिकी डॉलर का मजबूत करना, ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो भारत का आयात बिल क्या होता है, जो इंपोर्ट बिल होता है क्या होता है, बढ़ जाता है ना। ये पॉइंट याद रखना इंपॉर्टेंट है। जब यहाँ पर जो यहाँ पर क्रूड ऑयल होता है ना, उसके यहाँ पर जो प्राइस यहाँ पर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, इंडिया में यहाँ पर जो इसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट यहाँ पर जो बिल होता है वो मैक्सिमम होगा, है ना। जस्ट इसका अपोजिट मत आ रहा है। ठीक है, और जिससे क्या होता है कि डॉलर है वो काफ़ी ज़्यादा रेट बढ़ जाता है उसका। ठीक है, आंसर क्या होगा? 109 का बी यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, और साथ ही हमारे अमेरिकी जो फेडरल रिजर्व उसके दर ब्याज दरों को उच्च स्तर पर बनाए रखने से विदेशी पोर्टफोलियो निवेश भारत जैसे उभरते बाजारों से पैसा निकालकर अमेरिका में निवेश करने लगते हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन 110। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 यूएन यूएसडीएन के अनुसार लगातार 8वें वर्ष इंडेक्स को कौन सा प्रदेश शीर्ष पर आए? आंसर हो जाएगा 110 का करेक्ट आंसर फिनलैंड इसका सही आंसर होगा। ठीक है, फिनलैंड यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, और दुनिया का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया था। और ये सूचकांक मुख्यतः प्रति व्यक्ति वास्तविक जीडीपी, सामाजिक सहयोग, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा, जीवन में विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, उदारता, भ्रष्टाचार धारणा जैसे कारकों को आधारित होगी। ठीक है, तो पॉइंट सब नोट कर लो। अब डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 111 नंबर है, सूचीकर यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर संवैधानिक प्रावधान दे रखा है। देखते हैं इसको। व्यक्तियों पर आयकर क्या होगा? देखो, जो व्यक्तियों पर आयकर हो जाएगा आपका संघ सूची की प्रविष्टि 82। आगे बोला निगम कर, निगम कर आपको हो जाएगा संघ सूची की प्रविष्टि 85। वस्तु सेवा कर जीएसटी में आपको हो जाएगा 246 का ए। और राजस्व भू राजस्व जो हो जाएगा राजस्व सूची प्रविष्टि 45। करेक्ट आंसर 111 का ए करेक्ट है। 112 नंबर आते हैं। 112 नंबर है, भारत में गरीबी में आकलन रंगराजन समिति 2014 ने प्रति व्यक्ति लगभग कितने मासिक उपभोग को आधार पर निम्न गरीबी रेखा से सिफारिश की थी? किसने? रंगराजन समिति ने। ठीक है, सब समिति के अलग अलग हैं। तो 112 का आंसर हो जाएगा यहाँ से। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 972 ग्रामीण और 1407 शहरी। बी यहाँ से इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 113। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार अप्रैल से नवंबर 2025 के दौरान भारत में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लगभग कितना पहुंच गया है ना, कितना डॉलर तक पहुंच गया है? आंसर हो जाएगा 13 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये 64.7 अमेरिकी डॉलर से यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14। अभिकथन कारणार भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक रहा है। पहला क्या होगा? 114 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। पहली बात यहाँ से सही है। ठीक है, क्योंकि भारत के जीडीपी में सेवा क्षेत्र जो है सर्विस सेक्टर, इसमें करीब 50% से अधिक योगदान है, जो कृषि और उद्योग दोनों से काफी ज्यादा है। सेकेंड बात है, भारत में औद्योगिकरण के चरण को छोड़ दिया और सीधे सेवा आधारित विकास की ओर अग्रसर हुआ है, जिससे लीप फ्रॉगिंग कहा जाता है। ये भी करेक्ट है। दोनों बातें सही है, उसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। ठीक है, और जो लीप फ्रॉपिंग है ये विनिर्माण चरण को छोड़ना कहा जाता है, जो सेवा क्षेत्र में भी काफी ज्यादा योगदान के कारण होता है।
ठीक है, आंसर क्या होगा, दोनों बातें सही है, उसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो ए का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115, यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, राइट, ये बोला 2025 में भारत का स्थान क्या था? भारत का स्थान था 115 का आंसर हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। ये था कितना? करेक्ट आंसर है, सोचो क्या होगा, 130वां इसका स्थान से सही आंसर होगा। ठीक है, ये सूचकांक 3 बुनियादी आयामों पर देशों की जो प्रगति उसको मापेगा। पहला तो यहाँ पर दीर्घायु और स्वस्थ जीवन, मतलब जीवन के समय प्रत्याशा जीवन, राइट। सेकंड बात यहाँ पर ज्ञान तक पहुंच, मतलब स्कूल जाने से अपेक्षित औसत वर्ष, और तीसरा मतलब एक सभ्य जीवन स्तर, बोल सकते हैं प्रतिवर्ती सकल राष्ट्रीय आय, जीएनआई। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। हमने सिर्फ आपको एक बात यह नहीं बताई कि 3 यहाँ पर इसके आयाम थे, कौन कौन से, ऐसे बोल सकते थे कि जीएनआई मतलब प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय है ना, एक और आपको बोल सकते थे जो इस ज्ञान तक पहुंच, मैंने एक एक बात को डीप में जाके बताया आपको। ठीक है, तो स्टेटमेंट में कुछ भी पूछ सकता है, ध्यान रखना है। तो क्या होगा, 130 यहाँ पर इसकी रैंक हो जाएगी, सी आंसर है। क्वेश्चन 116, 16 वित्त आयोग के द्वारा अनुशंसित विकेंद्रीकरण मानदंडों के संबंध में विचार करना है। आय अंतर को उच्चतम भारांश दिया गया है। 116 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। सेकंड, 2011 की जनगणना के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार एक मानदंड के रूप में उपयोग किया गया था इसको, सेकंड बात सही होगी। वन और परिस्थिति को पूरी तरह से हटा दिया गया है, ये बात यहाँ से क्या है, गलत होगी, क्या होगा, तीसरे का यहाँ पर स्टेटमेंट गलत होगा, है ना, क्यों? देखो तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि वन पारिस्थितिकी जो है, फॉरेस्ट और इकोलॉजी जो है पूरी तरह से हटाया नहीं गया, बल्कि इसे पर्यावरण संरक्षण और जैव के लक्ष्य जो उसके प्रोत्साहन में वर्तमान वित्तीय ढांचे बनाए रखे गए, तीसरा गलत होगा। चौथा, सकल घरेलू उत्पाद में योगदान और मानदंड के रूप में जोड़ा गया है, ये बात करेक्ट है। तो 1, 2, 4 से ये आंसर है। 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसको। 117, किसी राज्य की आर्थिक कमजोरी जिसे प्रेषण अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है, मुख्य रूप से किन कारणों से उत्पन्न होती है? आंसर हो जाएगा 17 का करेक्ट आंसर, घरेलू आय का एक बड़ा हिस्सा राज्य के बाहर काम करने वाले प्रवासियों से आता है। बी क्या होगा, 17 का सही आंसर है, क्योंकि जो प्रेषण अर्थव्यवस्था है एक तरह से, जिसको बोल सकते हैं रेमिटेंस इकोनॉमी, उस आर्थिक स्थिति को दर्शाती है जहाँ किसी राज्य या देश की जीडीपी और घरेलू उपभोग को एक काफी बड़ा हिस्सा वहां के प्रवासी द्वारा बाहर या अन्य राज्यों से देशों में भेजे गए देशों पर निर्भर होता है। ठीक है, भारत में केरल, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118, भारत के भुगतान संतुलन जो है उसके बारे में विचार करना है। देखते हैं स्टेटमेंट यहां से, भारत का भुगतान संतुलन के बारे में स्टेटमेंट है ना। ठीक है, पहली बात बोला है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई को बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है उसकी पूंजी खाते में दर्ज किया जाता है। पहली बात यहां से करेक्ट है, सही है। सेकंड, विदेश में रहने वाले जो भारतीयों को भेजी गई धनराशि को चालू खाते में दर्ज किया जाता है। सेकंड बात भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसे चालू खाते करंट एड्रेस भाग में जोड़ा जाता है। तीसरी बात है, विदेशी मुद्रा भंडार परिवर्तन पूंजी खाते में दर्ज किया जाता है, ये भी करेक्ट है, क्योंकि देश के विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेन एक्सचेंज में होने वाले किसी भी आधिकारिक जो बदलाव है उसको वित्तीय लेन देन संतुलन के रूप में पूंजी खाते के तहत दर्ज किया जाएगा। तीनों बातें यहाँ से सही है। आगे आते हैं, आंसर क्या होगा, डी। 119 नंबर है, यदि नाम मात्र जीडीपी इक्वल 200 लाख करोड़ रुपए है और जीडीपी अपस्फीति कारक कितना है, 125 है, तो वास्तविक जीडीपी हर वर्ष की कीमतों पर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 119 से करेक्ट आंसर 160 लाख करोड़ रुपए, करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन 120, केंद्रीय बजट 2025-26 के उद्देश्य मार्च 2031 तक केंद्र सरकार की बकाया देन राशि को सकल घरेलू उत्पाद में लगभग कितना तक कम करना था? आंसर हो जाएगा 120 का करेक्ट आंसर, ये कम करना था कितना, 45% तक कम करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121 है, आरबीआई के उपकरण की यहाँ पर जो प्राथमिक उद्देश्य है उसको सुमेल करना है, मैच करते हैं। रेपो दर, रेपो रेट क्या होता है, वह दर होती है जिस पर आरबीआई बैंकों को अल्पकालिक तरलता या पैसा प्रदान करता है। एक का क्या हो जाएगा, एक का हो जाएगा आपका 2 नंबर है ना, ये 2 नंबर में ऐसा है। रिवर्स रेपो क्या होता है, रिवर्स रेपो स्थायी जमा सुविधा होती है, इसके माध्यम से आरबीआई बैंकिंग प्रणाली के अतिरिक्त तरलता को सोखता है या बाहर निकालता है ना। इसका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट वाला पीछे था, अभी दिखा देता हूँ ये। ठीक है, उसके बाद सी नंबर स्टेटमेंट है, खुले बाजार परिचालन दीर्घकालिक तरलता जो है, ये खुले बाजार जो परिचालन है ये क्या होगा, ये खुला बाजार परिचालन आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की
खरीद और बिक्री के माध्यम से दीर्घकालिक बाजार में तरलता उत्पन्न करता है। सही है। और बैंक रेट जो होता है, बैंक रेट क्या है? बैंक रेट बैंकों द्वारा आपातकालीन उधार के लिए एमएसएफ से संबंधित होता है। आंसर ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। करेक्ट आंसर यहां से क्या हो जाएगा? 121 का ए नहीं, ए नहीं, हाँ ठीक है, ए होगा इसका आंसर। A2, B1, C3, D4 करेक्ट है। आगे आते क्वेश्चन नंबर 122। कृषि लागत मूल्य आयोग CACP के बारे में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की सिफारिश करते समय विभिन्न लागत अवधारणाओं का उपयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सी लागत अवधारणा पारिवारिक श्रम, भारित मूल्य तथा स्वामित्व वाली भूमि का किराया मूल्य दोनों के लिए सम्मिलित करेगी? आंसर क्या होगा 122 का? सोचो। 122 का जो आंसर हो जाएगा यहां से ये हो जाएगा करेक्ट C2 लागत माइनस A2FL, A2 प्लस FL प्लस स्वामित्व वाली भूमि का किराया और मूल स्वामित्व वाली स्थिर पूंजी पर ब्याज। ठीक है, ये हो गई बात इसकी। A1 क्या होता है? देखो जो A1 लागत है इसमें बीज, उर्वरक, कीटनाशक, किराया पर श्रम, है ना, ईंधन, ये सब यहाँ पर इसमें शामिल होते हैं खर्च। उसके बाद A2 प्लस FL क्या होता है? A2 प्लस जो FL लागत है इसमें वास्तविक खर्च A2 के साथ साथ परिवार और सदस्यों के लिए श्रम अनुमानित FL आपकी फैमिली होगी एक तरह से, है ना, ये शामिल होते हैं। और C2 लागत क्या होती है? C2 लागत व्यापक लागत होती है एक तरह से, ये व्यापक सबसे व्यापक अवधारणा होती है। इसमें A2 प्लस FL के अतिरिक्त किसान को अपनी स्वामित्व वाली भूमि का अनुमानित किराया जो होता है रेंटल वैल्यू ऑफ ऑन लैंड को लेकर के खेती करने में स्थिर के रूप में ब्याज भी शामिल किया जाता है। स्वामीनाथन आयोग ने C2 पर लागत 50% लाभ जोड़कर MSP देने की सिफारिश की थी। ठीक है, याद रखना है। तो ये सब बातें इसकी हैं, एक एक पॉइंट करके आपको नोट करना है। करेक्ट आंसर यहाँ से कठिन क्वेश्चन है थोड़ा सा, सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 123 है आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार विचार करना है वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में भारत का सकल चालू घाटा जो है सकल घरेलू उत्पाद का 0.8% था, जो वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही से कम है। पहली बात क्या होगी? 123 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? 123 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही होगा? सोचो। पहला करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। सेकंड, महिला श्रम बल भागीदारी बढ़कर 41.7% हो गया, ये भी बात करेक्ट है। ठीक है। और तीसरी बात यहां से, तीसरा भी स्टेटमेंट है, हाँ तीसरा बोला जनवरी 2026 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 701.4 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। तीनों बातें करेक्ट है, 1, 2, 3। करेक्ट आंसर डी 124 हो गया। देखते हैं यहाँ पर स्टेटमेंट 1 है और स्टेटमेंट यहाँ पर जो रीजन आर है। ठीक है, इसमें पूंजीगत व्यय से टिकाऊ परिसंपत्तियां बनती हैं और निजी निवेश आकर्षित होता है, जबकि राजस्व व्यय का अधिकांश भाग तुरंत ही उपभोग हो जाता है। क्या होगा? देखो 24 का जो पहला स्टेटमेंट है जो यहाँ पर कथन वाला, ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर अर्थशास्त्र में स्थापित जो तथ्य कि सरकार द्वारा किए गए पूंजीगत व्यय राजकोषीय गुणक जो होता है उससे राजस्व व्यय की तुलना में काफी अधिक होता है। अर्थात 1 रुपए का पूंजीगत व्यय अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक में 3 रुपए के 4 रुपए के सकल उत्पादन को बढ़ाता है। आर है रीजन यहाँ पर, इसमें बोला पूंजीगत व्यय टिकाऊ परिसंपत्तियां बनती हैं और निजी निवेश आकर्षित होता है, जबकि यहाँ पर राजस्व व्यय का अधिकांश भाग तुरंत ही उपभोग हो जाता है। सेकंड बात क्या है? करेक्ट है, दोनों बातें सही है और इसकी व्याख्या भी एकदम सही कर रहा है, ये आंसर है। 25 निम्नलिखित में से कौन सा कथन म्यूचुअल फंड से शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य एनएवी की भूमिका का सर्वोत्तम करेगा? 125 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। एनएवी की मुख्य जो किसी म्यूचुअल फंड की योजना के प्रति यूनिट बाजार मूल्य को दर्शाता है, जिसमें उसकी देनदारियों को घटा दिया जाता है ना। जैसे कि एनएवी मतलब होता है शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य। ठीक है, ये किसी म्यूचुअल फंड योजना के प्रदर्शन को मापने की एक मूल इकाई होती है। ये दर्शाता है कि योजना के पास मौजूदा कुल संपत्ति का वर्तमान बाजार में जो मार्केट वैल्यू है उसमें कितना है एसेट्स के पास, और जिससे ये फंड प्रबंधन की देनदारियां खर्चे को घटाकर उसे कुल उपलब्ध इकाइयों को लेकर विभाजित कर देते हैं। ठीक है, आंसर यहाँ से 125 का बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 126 आते हैं 126। नवीनतम वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के बारे में विचार करना है, किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया था। एक एक क्वेश्चन को समझ के लिख करके चलना है, एक बार दोबारा से इनको जब लिख के एक बार रीड करोगे तो अच्छी चीजें समझ आएंगी आपको। ठीक है, तो 126 का जो आंसर हो जाएगा कि क्या पूछा है कि इसमें से नवीनतम वैश्विक स्थिरता वित्तीय रिपोर्ट कौन जारी करता है, कौन संगठन? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। ठीक है, 127 भारत में कारपोरेट दिवालियापन प्राथमिक समाधान ढांचे के रूप में पहले मौजूद किस तंत्र को दिवालियापन और संहिता ने प्रतिस्थापित किया था? आंसर हो जाएगा 127 का
क्या होगा? करेक्ट आंसर डी करेक्ट है। सी का बीमार औद्योगिक कंपनियां अधिनियम, ये ठीक है। सरफेसी अधिनियम यहाँ पर इसमें नहीं होगा। ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, सरफेसी वाला यहाँ पर इसमें चयन कर देते हैं आंसर का, जो गलत है पूरी तरह से। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 128 से 128। WEF ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 निम्नलिखित में से किसे विशेष रूप से भारत के लिए सबसे बड़े अल्पकालिक जोखिम बताया है? 128 का आंसर हो जाएगा, ये बताया साइबर सुरक्षा। सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। ठीक है, सी क्या है? करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 129, भारत में राजकोषीय स्थिति के और नीतिगत ढांचे को लेकर के विचार करना है। यदि किसी वित्तीय वर्ष में भारत का प्राथमिक घाटा प्राइमरी डेफिसिट शून्य हो जाता है तो इसका सीधा असर, ये सीधा अर्थ होता है कि भारत की जो सरकार है उस पर वर्ष का अपने पुराने ऋण के ब्याज भुगतान के लिए कोई नई उधारी नहीं लेनी पड़ेगी। क्या होगा पहला? 129 का पहला स्टेटमेंट यहां से गलत है, क्योंकि यदि प्राथमिक घाटा प्राइमरी डेफिसिट शून्य हो जाता है, ठीक है, तो इसका सूत्र होता है प्राइमरी डेफिसिट इक्वल क्या? प्राइमरी डेफिसिट इक्वल फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स होने के कारण इसका अर्थ होता है कि फिजिकल डेफिसिट इक्वल इंटरेस्ट पेमेंट। इसका सीधा मतलब है कि सरकार को उस वर्ष अपने पुराने ऋणों पर ब्याज चुकाने के लिए 7% या 100% नई उधारी लेनी पड़ रही है, ना कि उधारी मतलब नई उधारी क्या हो गई, लेनी पड़ रही है, ना कि उधारी नहीं लेनी पड़ रही है ना। बोला नहीं लेनी पड़ी तो गलत हो जाएगा। ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ना है, क्या बताया मैंने, रीड करो, चीज़ों को लिखो, है ना, क्योंकि इकोनॉमिक थोड़ा सा टफ होता है एक तरह से, है ना। इनके कुछ जो शब्द होते हैं कठिन होते हैं। अगर यूपी पीसीएस ने इकोनॉमिक पूछ लिए तो घूम जाओगे, क्योंकि लास्ट टाइम पे यूपी पीसीएस जो पेपर था मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें बोल सकते हो, या मैक्सिमम से ज़्यादा क्वेश्चन बोल सकते हो कि वन लाइनर क्वेश्चन नहीं थे, सब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। क्यों थे? क्योंकि फॉर्म इतने ज़्यादा 8 से 9 लाख फॉर्म भरे गए थे, है, इस वजह से इतना था, है ना। अभी भी फॉर्म इस बार बहुत भरे जा रहे हैं, अभी भी डेट इसका चल रहा है। नहीं अप्लाई किया तो अप्लाई कर सकते हो, लास्ट डेट भी आने वाली है ना। तो 129 का पहला गलत है। सेकंड, केंद्र सरकार ने नए राजकोषीय रोड मैप के तहत मार्च 2031 तक रियल जीडीपी अनुपात डेप्ट टू डेप्ट रेशियो को कम करके 50% किस्त लाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें राज्यों का कुल ऋण भार शामिल नहीं है। सेकंड बात क्या है? करेक्ट है। ओनली 2 करेक्ट है, पहला गलत होगा, है ना। तीसरा यहां से राजकोषीय उत्तरदायित्व प्रबंधन FRBM समीक्षा समिति की सिफारिश, समीक्षा समिति NK सिंह सिफारिश ने की थी और की सरकार को केवल इसको राजकोषीय घाटे को लेकर के एकमात्र मार्गदर्शक संकेतक माना जाना चाहिए, न कि ऋण जीडीपी अनुपात को। तीसरी बात भी गलत है, क्योंकि NK सिंह समिति अध्यक्षता वाले ने सिफारिश की थी कि भारत के राजकोषीय घाटे के बजाय ऋण जीडीपी अनुपात को मुख्य मार्गदर्शक संकेत माना जाना चाहिए। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी और पहली भी गलत थी, है ना, सिर्फ दूसरा करेक्ट है भी। क्वेश्चन नंबर 130, भारत में आकांक्षी जिला कार्यक्रम अब आकांक्षी जिला एवं प्रखंड कार्यक्रम क्रियान्वयन समूह किसके द्वारा किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 130 का बी, यहाँ से नीति आयोग इसका सही आंसर होगा। 131 नंबर है, भारत की विदेश व्यापार नीति 2023 से 28 के अंतर्गत वर्ष 2030 तक वस्तु निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया गया कितना? 131 का आंसर हो जाएगा कितना? करेक्ट आंसर 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, बी आंसर होगा। 132 है, भारत में वस्तु सेवा कर जीएसटी के संबंध में विचार करना है। भारत में जीएसटी को 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। 32 फर्स्ट स्टेटमेंट यहां से करेक्ट है। सेकंड, जीएसटी परिषद के निर्णय उपस्थिति एवं मतदान करने वाले समुदाय सदस्य जो होते हैं उसके मतों से कम 3/4 बहुमत से लिए जाते हैं। सेकंड भी करेक्ट है। तीसरा, पेट्रोलियम उत्पाद पूर्णतः जीएसटी के अंतर्गत आता है, गलत है, क्योंकि पेट्रोलियम उत्पाद, कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल, ये एटीएफ प्राकृतिक गैस वर्तमान पूरी तरह से जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। इन्हें अभी तक राज्यों में वैट और केंद्र उत्पाद शुल्क एक्साइज ड्यूटी तहत लगाया जाता है। 12 यहाँ से करेक्ट होगा, है ना। 132 का क्या होगा? 12 करेक्ट है, आंसर क्या हो जाएगा? बी। 133 आते हैं, नीचे दिए गए यहाँ पर अभिकथन और कारण है। इसमें बोला है कि अभिकथन में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना स्वयं के स्वामित्व वाले मकान के अधिरोपित किराया शामिल किया जाता है। 33 पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। आर यहाँ पर बोला है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का उद्देश्य सभी उत्पादक गतिविधियों को सम्मिलित करना जिनमें स्वयं के स्वामित्व वाले आवास द्वारा उसके निवासियों को प्रदान की जाने वाली सेवाएं शामिल होती हैं। सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है। आंसर क्या होगा? 1 और 2 करेक्ट है, तो व्याख्या कर रहा है क्या? व्याख्या भी कर रहा है, दोनों बातें सही है। क्वेश्चन नंबर 134 है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 WEF को
भारत में 131वें स्थान पर है। उसका लैंगिक समानता स्कोर कितना था? 134 का आंसर हो जाएगा। इसका स्कोर था 64.1%। और विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत के प्रदर्शन सूचकांक का 4 प्रमुख आयामों को बताता, जिसमें से आर्थिक भागीदारी, शैक्षिक प्राप्ति, स्वास्थ्य उत्तरजीविता और राजनीतिक सशक्तिकरण। ठीक है। क्वेश्चन 135 आता है 135। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार था, जिसका जनसंख्या घनत्व लगभग कितना था? 35 का करेक्ट आंसर 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर सी। 136 है भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली में यूपीआई का संचालन प्रबंधन किस संस्था द्वारा किया जाता है? एनपीसीआई है क्या आंसर इसका? हाँ, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम इसका सही आंसर होगा। और एनपीसीआई की स्थापना कभी थी? 2008 में हुई थी। आरबीआई और भारतीय बैंक संघ आईबीए द्वारा भुगतान और भुगतान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत। क्वेश्चन नंबर 137 भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी के संबंध में विचार करना है। खनन, विनिर्माण, विद्युत, सिंचाई, 4 बातें यहाँ पर है। ठीक है। इनमें से बोला है कि आईआईपी के क्षेत्रीय वर्गीकरण में शामिल है कौन? आईआईपी के क्षेत्रीय वर्गीकरण में शामिल है कौन? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये शामिल है। एक तो खनन, विनिर्माण, विद्युत, सिंचाई इसमें शामिल नहीं होगी, है ना। सिंचाई यहां से गलत होगा इसका। ठीक है। सिंचाई क्षेत्र कृषि क्षेत्र का हिस्सा है, इसे आईआईपी के औद्योगिक वर्गीकरण में शामिल नहीं करते हैं। और खनन को लेकर के 14.37, विद्युत को लेकर के 8% और विनिर्माण को लेकर के 77.63%। सर्वाधिक भारांश यहाँ पर इसी का होता है, विनिर्माण का। ठीक है। कृषि यहाँ पर नहीं होगा इसमें। 1 2 3 ए आंसर है। 138 नंबर है आईएमएफ के विश्व आर्थिक परिदृश्य अद्यतन जुलाई 2025 के अनुसार वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमानित की गई थी, जिसे भारत की तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था का स्थान बनाए रखा कितना? आंसर हो जाएगा 138 का करेक्ट आंसर यहाँ से 7%। इस अनुमान के साथ भारत वैश्विक स्तर पर सबसे तेज बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के शीर्ष स्थान पर बरकरार है। 39 आते हैं उत्तर प्रदेश बजट अनुमान संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। इसमें बोला है कि कथन 1 कथन 2। पहली बात, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश का कुल व्यय 8,50,901 करोड़ निश्चित किया गया है। पहली बात 139 का क्या होगा? गलत है, क्योंकि ये जो वित्तीय वर्ष 26-27 के कुल बजट का आकार जो था, टोटल एक्सपेंडिचर 7,36,437। ठीक है ना, कि ये व्यय करीब यहाँ पर संशोधन अनुमान से 26% अधिक है। एकदम गलत है, क्योंकि ये बजट का आकार जो है पिछले वर्ष जो है 25-26 के लगभग 3.6 से 4% की निरंतर वृद्धि को दर्शाता है, ना कि 26%। 26% काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा ना, तो गलत हो जाएगा। सिर्फ दोनों बातें गलत हैं। आंसर क्या होगा? गलत पूछा है या सही पूछा है? पूछा कौन सा सही होगा, तो कोई सही नहीं, दोनों गलत है। ठीक। 140 नंबर है उत्तर प्रदेश बजट 26-27 की प्राप्ति और उधारी के बारे में विचार करना है। कथन 1 कुल व्यय को पूरा करने के लिए 7,32,420 करोड़ की प्राप्ति ऋण को छोड़कर प्रस्तावित की गई है। पहली बात क्या होगी? 40 का पहला स्टेटमेंट 41 का 40 का यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर 6,16,000 करोड़ यहाँ पर इसको बताई जाएगी। ठीक है। सेकंड बात है राज्य का शुद्ध जो ऋण है 54,017 करोड़ होने का अनुमान है। ये भी गलत है, क्योंकि लोक ऋण उधारी विधिक आंकड़ों के अनुसार राज्य का शुद्ध ऋण जो है नेट बोरोइंग और वित्तीय राजकोषीय घाटा बजट एफआरबीएम जो है उसमें 3% के भीतर यहाँ पर इसमें शुद्ध संख्यात्मक मान बताया गया, जो कि 54,017 करोड़ नहीं होगा। ठीक है। आंसर दोनों गलत हैं, सही कोई नहीं है। डी 141 है उत्तर प्रदेश बजट जो है की प्रक्रिया के बारे में। उत्तर प्रदेश का बजट राज्य के राज्यपाल द्वारा पेश किया जाता है। 41 का पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान आर्टिकल 202 के तहत राज्यपाल का संवैधानिक कर्तव्य कि वे राज्य के विधानमंडल के सामने वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट रखवाए। ठीक है। लेकिन बजट का सदन में जो पेश करना होता है ना, या प्रेजेंट करना होता है, वो केवल करने का कार्य राज्य के वित्त मंत्री द्वारा किया जाता है। सेकंड बात है राज्य बजट को तैयार करने के लिए मुख्य जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार विभाग की होती है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है। ओनली 2 करेक्ट है। पूछा क्या है? कौन सा सही है ना, सही कथन चुनना है, तो केवल 2। 42 है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान और कृषि आवंटन के बारे में विचार करना है। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 1 लाख नए सूक्ष्म उद्यम विकास हेतु 1,000 करोड़ आवंटन
किया गया है। 42 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, बजट में कृषि के लिए लगभग 10,888 करोड़ प्रस्तावित किए गए हैं। सेकंड गलत होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कृषि प्रधान राज्य है और इसके बजट 26-27 में कृषि संबद्ध क्षेत्रों में एग्रीकल्चर के सेक्टर्स को लेकर के सामूहिक रूप से किया गया कुल आवंटन 10,888 से कहीं अधिक है। कितना है? 30,000 करोड़ से ऊपर के है ना। तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली वन करेक्ट है आंसर। आंसर क्या होगा? 142 का करेक्ट आंसर है। 143 है महिला कल्याण योजनाएं, कन्या सुमंगला और स्कूटी योजना। बजट में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान करने के लिए 400 करोड़ का आवंटन किया गया है। 43 फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है ना। पहली बात गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 400 करोड़ का नहीं था, बल्कि यहाँ पर इसमें बजट का आवंटन, इसमें शुद्ध बजटीय आवंटन का काफी कम टोकन अमाउंट के साथ शुरू किया गया था, है ना। 400 करोड़ नहीं होगा, गलत हो जाएगी बात ये। सेकेंड बात है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि को बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है। ये बात क्या होगी? करेक्ट है, करेक्ट है, क्योंकि 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है। सिर्फ दूसरा करेक्ट है। 144 स्मार्ट सिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में कथन एक, राज्य के बजट में लखनऊ कानपुर और गाजियाबाद में मेट्रो लाइन विस्तार को लेकर के विशेष पूंजीगत निधि घोषित की गई है। पहली बात क्या होगी? 44 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है एकदम, ठीक है। और कानपुर का जो मेट्रो है अभी जो एक फेज में स्टार्ट भी होने वाला है, जो कि कानपुर के लोगों को पता होगा, नौबस्ता से भी जो कि यहाँ पर जो कानपुर सेंट्रल है वहाँ तक का, है ना। तो काफ़ी लंबा रहेगा वो भी रूट और काफ़ी बिजी रूट रहेगा वो, ठीक है। तो पहली बात यहाँ से क्या करेक्ट है। सेकंड, सेफ सिटी परियोजना के तहत राज्य के सभी 75 जिलों में प्रमुख सार्वजनिक स्थलों में AI इनेबल्ड CCTV कैमरा लगाने के लिए 1200 करोड़ आवंटित किए गए हैं। सेकंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसके तहत सभी 75 जिलों में जो हो जाएगा CCTV कैमरे की योजना को लेकर के करीब 1200 करोड़ नहीं बल्कि 400 से 500 करोड़ के द्वारा बताया गया है ना। 1200 नहीं, 400 से 500 करोड़, ठीक है। तो सिर्फ एक करेक्ट है। क्वेश्चन 45 है, अटल आवासीय विद्यालय के बारे में विचार करना है। उत्तर प्रदेश के सभी 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालय का संचालन सुदृढ़ीकरण के लिए बजट में भारी धनराशि आवंटित की गई है। 45 पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के प्रत्येक ब्लॉक को कम से कम एक नया राजकीय डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है। सेकंड बात गलत है, कि उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रत्येक ब्लॉक में नया डिग्री कॉलेज नहीं खोल रही है, बल्कि सरकार की नीति आकांक्षी जिले पिछड़े जो हैं तहसील उनको लेकर के महाविद्यालय खोलने की एक शिक्षा को काफी कम पहुंच बताती है और प्रत्येक ब्लॉक में दावा कर रही है कि वे बजटीय आंकड़ों के अनुसार काम करेगी, ठीक है। तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली वन यहाँ से करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 46 है, ग्रीन एनर्जी एक्सप्रेस वे कॉरिडोर, बुंदेलखंड ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के विकास और सौर ऊर्जा संयंत्रों को बढ़ावा देने के लिए 2500 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। 46 पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है ना, क्योंकि यहाँ पर ये जो ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन मिशन है जो इसे मजबूत करने के लिए बुंदेलखंड ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन इस विशिष्ट चरण के लिए बजटीय आवंटन का शुद्ध आंकड़ा 2500 करोड़ नहीं है, ठीक है, गलत होगा। सेकंड है, गंगा एक्सप्रेस वे के किनारे नए औद्योगिक क्लस्टर इंडस्ट्रियल क्लस्टर विकसित करने को लेकर विशेष आर्थिक सहायता घोषणा की गई है। सेकंड करेक्ट है। आंसर यहां से केवल दूसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन 47, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और कृषि के बारे में विचार करना है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। 47 पहला सही है। उत्तर प्रदेश में कन्नौज को इत्र की नगरी कहा जाता है। सेकंड बात भी करेक्ट है। और यहाँ का पारंपरिक समामा और गुलाब का इत्र वैश्विक स्तर पर काफी प्रसिद्ध है, ठीक है। और ये जो जिला है ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है जो उसका बेस है, ठीक है। तो दोनों बातें करेक्ट है। तीसरा, उत्तर प्रदेश में केवल एक राष्ट्रीय उद्यान दुधवा है। तीनों बातें करेक्ट हैं। आंसर क्या हो जाएगा? 147 का सही आंसर यहाँ से 1 2 3, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 148, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य के संबंध में विचार करना है। चरकुला ब्रज क्षेत्र का एक विशिष्ट प्रसिद्ध यहाँ पर लोक नृत्य है जिसमें महिला नर्तक सिर पर तेल दीपक रखकर नृत्य करती हैं। 148 का पहला करेक्ट है। सेकंड, कर्मा नृत्य मुख्य रूप से सोनभद्र और मिर्जापुर जिले की खरवार जनजाति द्वारा किया जाता है, करेक्ट है। तीसरा, धोबिया नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र की धोबी जाति द्वारा किया जाने वाला एक प्रसिद्ध लोक नृत्य होगा। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी। धोबी नृत्य निश्चित रूप से धोबी जाति द्वारा किया जाता है, लेकिन ये बुंदेलखंड के क्षेत्र का नहीं बल्कि पूर्वांचल जो ईस्टर्न यूपी है उस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य होगा।
इसमें एक नर्तक गधी का रूप धारण करना और दूसरा धोबी का। ठीक है, 1 2 करेक्ट है, सही पूछा तो बी। क्वेश्चन नंबर 149 है, बुंदेलखंड के लोक नृत्य के संबंध में विचार करना है। पहली बात है सैरा या सरा नृत्य बुंदेलखंड के किसानों द्वारा फसल कटाई के समय हाथ में डंडे लेकर किया जाता है। पहली बात सही है। सेकंड, ख्याल नृत्य पुत्र रत्न के जन्मोत्सव पर रंगीन कागजों पर बांसों का मंदिर बनाकर सिर पर रखकर किया जाता है। तीसरा, राई नृत्य बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा केवल दिवाली के अवसर पर ही किया जाएगा, यह किया जाता है, गलत है, क्योंकि राई नृत्य बुंदेलखंड महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक मयूर नृत्य होता है, लेकिन ये केवल दीपावली अवसर पर नहीं बल्कि यहाँ पर हर खुशी के मौके पर इसको करते हैं, जैसे कि जन्माष्टमी है ना, कृष्ण जन्माष्टमी होती है, किसी का विवाह है ना, मांगलिक अवसरों पर भी इसमें कर सकते हैं, राइट। तो ऐसा, तो ये बात गलत हो जाएगी, 1 2 इसका करेक्ट है। क्वेश्चन 150 है, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य के बारे में विचार करना है, ए और आर। ठीक है, उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर, सोनभद्र क्षेत्र कर्मा और सीला जैसे लोक नृत्यों के लिए जाना जाता है। पहली बात क्या होगी, 150 का स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। इन जिलों में जनजातीय वादी जैसे खावरवार, गोंड, बैगा का घनत्व अधिक है, जो अपनी संस्कृति को जीवित रखते हुए बताता है। सेकंड बात भी करेक्ट है, इसकी व्याख्या भी कर रहा है, दोनों बातें करेक्ट हैं, आंसर ए यहाँ से सही है। इस टाइप से 150 क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पर पूरा हो गया। टेस्ट कौन सा था, टेस्ट नंबर यहाँ पर चौथा यूपीपीसीएस का, भारतीय अर्थव्यवस्था का। ठीक है, एक बात और, हम लोग देखो 4 टेस्ट तक सेक्शनल हम लोग ने किए। ठीक है, 5वां जो टेस्ट हम लोग करेंगे वो क्या करेंगे, फुल लेंथ पेपर करेंगे। क्या करेंगे, फुल लेंथ पेपर होगा 5वां, वो हम लोग करेंगे कल। ठीक है, जो भी फुल लेंथ पेपर है सबसे पहले हम लोग अपना स्टार्ट कर रहे हैं, और देखो करीब 2 से 3 पेपर हम लोग फुल लेंथ करेंगे, 5 6 7, फिर उसके बाद एक सेक्शनल डाल देंगे, फिर उसके बाद 8 9 10 फिर से फुल लेंथ, ऐसे करके हम लोग फुल लेंथ पेपर ज्यादा करेंगे कवर। ठीक है, उससे क्या होता है, हम लोग को सिलेबस पूरा चीजें कवर होती जाएंगी, राइट। तो हम लोग कल से 5वां नंबर पेपर जो होगा वो फुल लेंथ पेपर होगा, उसको कवर करेंगे। ठीक है, और सेक्शनल पेपर हम लोग करते रहेंगे, बाकी सेक्शनल पेपर और भी कोचिंग हो गए हैं वो भी आप करते रहो। अपने जो हम लोग क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, काफी अच्छे क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, जो कि यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसा कि यूपीएससी में मैंने बताया था चीजों की क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद बहुत है, और वहां से करीब 25 से 30 क्वेश्चन टॉपिक से अपने पूछे भी गए थे, है ना। तो इस वजह से देखो, ये नहीं कह रहा हूँ कि पूछे जाने ही, राइट। एक तरह से हम लोग अच्छे से अच्छे यहाँ पर चीज़ों को उठाएंगे, वहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे, तो हो सकता है कि क्वेश्चन पूछे जाए यहाँ से। ठीक है, तो जुड़े रहना है और यहाँ से कंटिन्यू अपने पेपर को करना है सॉल्व, और यहाँ पर जो भी टॉपिक आ रहा है उन टॉपिकों को जाकर डीप में भी अच्छे से करते रहना है। ठीक है, और मेंस का आंसर राइटिंग जरूर करना है। हम लोग यूपीपीसीएस के आंसर और यूपीएससी के आंसर भी करा चुके हैं, करीब 3 पार्ट हो चुके हैं, 3 पेपर हो चुके हैं, 4 क्वेश्चन को भी आप कर सकते हो। ठीक है, अपना आंसर भी भेज सकते हो आप, क्योंकि प्री के बाद मेंस आपके लिए आपको टाइम इतना नहीं मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना है, तो साथ में आपको करते चलना है। सब जो पूछना है कुछ पूछ सकते हो टेलीग्राम पे भी, है ना, ये कमेंट करके। एंड करते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। कल हम लोग फुल लेंथ पेपर 5वां करेंगे। ठीक है।